तो आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 6 का अध्याय 2 पढ़ेंगे। भोजन में क्या क्या आता है, जैसे हम लोग जो भोजन सामग्री भोजन खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ आता है। पिछले पाठ में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी। पिछले पाठ में हम लोग चैप्टर 1 में देखा था कि कैसे क्या क्या खाना चाहिए और जो हम लोग खा रहे हैं भोजन का वो स्रोत कहाँ कहाँ से आते हैं। इस पाठ में हम लोग ये देख रहे हैं कि भोजन में क्या क्या अब आता है, जैसे हम लोग प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, विटामिन्स खाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है क्या क्या होती है और क्या क्या आती हैं। पिछले पार्ट में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। अपने राज्य के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी आपने परियोजना कार्य किया था। बिल्कुल, हम लोग अध्याय 1 में इन सारी चीज़ों को देखे थे। हम सभी रोज़ भोजन में अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे कभी रोटी, भात, दाल, सब्जी, कभी सत्तू, अचार और कभी खिचड़ी, बैगन का भरता इत्यादि लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है हम लोग जब भोजन लेते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं जो क्या होते हैं, बिल्कुल पके हुए होते हैं। कुछ कच्चे खाद्य पदार्थ भी हम लोग लेते हैं। भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थ के साथ साथ कच्चे पदार्थ के रूप में भी, जैसे मूली, गाजर, टमाटर तथा अन्य हरी सब्जियों का सलाद भी जो है के रूप में भी हम लोग लेते हैं। सभी खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट भोजन व्यंजन तैयार होता है। सभी जो भी खाद्य पदार्थ है उससे अलग अलग तरह के भोजन तैयार होते हैं जो काफ़ी क्या होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं तथा खाने में हमारी भूख भी मिटाती है। बिल्कुल, हम लोग को जब भूख लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। भोजन में भी हम लोग बहुत अलग अलग तरह के पकवान का यूज करते हैं जो काफ़ी स्वादिष्ट भी होते हैं, जो हमें क्या करती है, भूख भी हमारी मिटाती है। खाने में यदि एक ही खाद्य पदार्थ से पके हुए भोजन को बहुत कम भोजन करें, यानी जो हम मान लीजिए अगर खाना बन रहा है और उसमें से जो है थोड़ी मात्रा में ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो क्या होगी, हमारी ताकत में कमी आएगी, हमारा पेट नहीं भरेगा, जिससे क्या होगा, हमें कमज़ोरी फील होगी। अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, जैसे अलग अलग जो भी खाद्य पदार्थ हैं उन सब में क्या होता है। जैसे किसी खाद्य पदार्थ में बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होगी, किसी में बहुत प्रचुर मात्रा में फैट होगी, कार्बोहाइड्रेट होगी, विटामिन्स होगी, है ना। आगे देखते हैं क्रियाकलापों। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है तथा हमें पौधों या जंतुओं से मिलते हैं। बहुत सारी ऐसे सामग्री हैं जो पौधों से भी मिलते हैं, जंतुओं से भी मिलते हैं। तालिका 2.1 में राज्य के अलग अलग, अब जैसे नीचे यहाँ पे देख रहे हैं 2.1 में अलग अलग राज्य, जैसे मगध क्षेत्र है, बिहार का ही है, मगध है, भोजपुरी है, वज्जिका है, मिथिला है, अंग क्षेत्र है। तो अलग अलग क्षेत्रों में लोग भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थों का मुख्य रूप से व्यवहार करते हैं, सूची बना। कहने का तात्पर्य है कि बिहार राज्य में राज्य के जो क्षेत्र हैं, हमारा मगध हो गया, भोजपुरी हो गया, वज्जिका हो गया, मिथिला हो गया, अंग क्षेत्र हो गया, इसमें से अलग अलग कौन कौन से, सब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यंजन का उपयोग होता होगा। उसमें से क्या क्या चीज़ें जो है मुख्य रूप से व्यवहार की जाती हैं उनका एक चार्ट बनाना है। क्या आप अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों के सामान्य भोजन के बारे में जानते हैं। कहने का मतलब है अगर आप अपने राज्य में रह रहे हैं और अपने राज्य के अलावा भी किसी अदर स्टेट के भोजन के बारे में भी आप जान रहे हैं। अगर नहीं तो पता कीजिए, इडली, डोसा, मक्के की रोटी आदि किन राज्यों के भोजन हैं। जैसे ये इडली हो गया, डोसा हो गया, मक्के की रोटी हो गया, ये किस स्टेट का जो है मुख्य भोजन है। इसे तालिका 2.2 में जो है, इसके तालिका 2.2 में जो दिया हुआ है राज्यों के सामान्य भोजन, इसके बारे में आपको लिखनी है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बिहार में रह रहा है तो बिहार राज्य का क्या भोजन पदार्थ है, जैसे लिट्टी चोखा है। और जैसे मुंबई में रह रहा है, हरियाणा में रह रहा है, पंजाब में रह रहा है, उत्तर प्रदेश में रह रहा है, हर राज्य की कुछ न कुछ मुख्य भोजन होते हैं। तो उसको क्या करना है, चार्ट के रूप में यहाँ पे लिखना है। आगे हम लोग देखते हैं इन खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं।
इन अवयवों को हम पोषक तत्व कहते हैं। अमूमन हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए जो है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो क्या है, एक पोषक तत्व के रूप में लेते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग जो भी भोजन लेते हैं उन सब में कुछ न कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं, विकास भी करते हैं, वृद्धि भी करते हैं। हमारे भोजन इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशा तथा जल भी शामिल होते हैं। क्या होते हैं, रेशा तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। बिल्कुल हमारे शरीर के लिए जो है एक जल की बहुत ही नीड है, बहुत ही ज़रूरत है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? बिल्कुल नहीं। अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग पोषक तत्व पाते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची खाद्य सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है की जांच अन्य पोषक तत्वों की जांच की अपेक्षा सरल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का जो हम लोग जांच करेंगे ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, जिसको आसानी से किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट को हमारे भोजन के रूप में मंड को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं, स्टार्च है। कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में एक रूप क्या है, मंड है या स्टार्च है। मंड की उपस्थिति की जांच कर हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचते हैं। कहने का मतलब है कि अगर किसी चीज़ में किसी खाद्य पदार्थ में अगर मंड की मौजूदगी है, किसकी मौजूदगी है, मंड, जिसको अन्य किस नाम से भी जानते हैं, स्टार्च के नाम से जानते हैं। अगर इसकी मौजूदगी है, इसका मतलब हुआ कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। यानी हम लोग पहचानेंगे कैसे किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मंड का ही दूसरा नाम स्टार्च हुआ, अगर उसकी मौजूदगी है, इसका मतलब है कि वो खाद्य पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कैसे करें जांच उसकी, जो है हम लोग चलिए विधि देखते हैं कि हम लोग जांच कैसे करेंगे कि इसमें मंड पाया जाता है यानी स्टार्च पाया जाता है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट है। इन जांचों को करने के लिए आपको टिंचर आयोडीन क्या लेना है, टिंचर आयोडीन लेना है। कॉपर सल्फेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नीला थोथा भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, नीला थोथा भी कहते हैं, नीला थोथा भी कहते हैं, नीला थोथा भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, CuSO4, कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं, नीला थोथा को, कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, नीला थोथा। यानी अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की जांच करने जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में मंड या स्टार्च कैसे पाता है, उसको जांच करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी लैब में। तो सबसे पहला क्या हुआ, आयोडीन हुआ, उसके पास क्या हुआ, कॉपर सल्फेट हुआ, फिर क्या हुआ, हमें कास्टिक सोडा की ज़रूरत है। कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा हो गया हमारा, की ज़रूरत होगी। कुछ परखनलियों, ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इन जांचों को पके हुए भोजन एवं कच्ची सामग्री पर करें। जो भी हमको जांच करना है, क्या करना है, आप पके हुए भोजन पे भी कर सकते हैं और कच्ची सामग्री पे भी कर सकते हैं। जांच से प्राप्त अवलोकनों को तालिका 2.2 में दिखाए गए तरीके से लिख सकते हैं। जो हमारा तालिका है, तालिका 2.2 जो है, उसमें जो है ये जो अलग अलग राज्य का अलग अलग भोज्य पदार्थ है उसको हम लोग कर सकते हैं। तालिका 2.3 में दिखाए गए तरीके से लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तालिका 2.3 नीचे है, इसमें जैसे कच्चा आलू है, कच्चा आलू में क्या पाया जाता है, मंड पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है कि वसा पाया जाता है, दूध में क्या पाया जाता है, मंड पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। उसी तरह जितना भी तालिका 2.3 में खाद्य पदार्थ दिया गया है उसकी मौजूदगी, उसमें मंड है या नहीं है, इस विधि द्वारा जो है हम लोग पता कर सकते हैं। इन जांचों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर क्या करना है, हमको प्रयोग करना है ना। आगे देखते हैं, अध्याय 1 में हमने पढ़ा था तालिका 1.2 में कुछ
खाद्य पदार्थ लिखे गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर कर सकते हैं। अध्यापक के सहयोग से सामग्री उपलब्ध कर उनके मार्गदर्शन में प्रयोग कीजिए। बिल्कुल। घोल तैयार करने की विधि। आयोडीन या तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में थोड़ी मात्रा यानी 8 से 10 बूंद टिंचर आयोडीन मिला दीजिए। यानी आयोडीन का जो एक डाइल्यूट विलयन बनाने के लिए, आयोडीन कैसे बनाएंगे उसका विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में थोड़ी मात्रा में 8 से 10 बूंद टिंचर आयोडीन मिला देना है। अब कॉपर सल्फेट विलयन के लिए 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कॉस्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। जिस दिन भोजन की जांच हो उस दिन अपने घर से तालिका में दिखाएं तरह तरह के खाद्य पदार्थों की पुड़िया बनाकर लाएं। जैसे दूध, तेल, घी जैसी चीज़ों को छोटी छोटी शीशियों में लेकर आएं। यदि किसी खाद्य पदार्थों में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थों में मंड या है कि नहीं। इस उपरोक्त विधि के द्वारा हम आसानी से पता कर सकते हैं। मंड की जाँच कैसे करनी है। भोजन में मंड यानी कि स्टार्च परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा लेनी है। इसमें आयोडीन के घोल कुछ बूंदे डालिए, जैसा कि चित्र 2.2 में दिखाया गया है। खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। अब इसमें देखना है हमको ये कि मंड या स्टार्च का पता लगाना है, तो इसमें इसका हमको कलर देखना है। कलर जैसे ही या नीला या काला हो गया, कहने का मतलब अगर नीला या काला हो रहा है तो ये क्या है, मंड है। इसमें मंड या स्टार्च की मौजूदगी है। तो देखिए जैसे कार्बोहाइड्रेट हम लोग लिख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को अगर हम ट्रिक से याद करते हैं तो कार्बन और हाइड्रेट। तो कार्बन में क्या हो जाएगा, काला। कार्बन हमेशा काला ही होता है। और हाइड्रेट हमेशा वाटर जो है कि कैसा रंग होता है, नीला होता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर कार्बोहाइड्रेट की पहचान कर लीजिए, उसका मंड जो है, कार्बोहाइड्रेट में जो पाया जाने वाला मंड या स्टार्च है, उसका रंग अगर काला या नीला हो जाता है तो उसमें मंड की मौजूदगी है। यानी कि वो खाद्य पदार्थ में क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। तो ये ट्रिक हो गया, कार्बन से काला और हाइड्रेट से नीला। यानी काला या नीला अगर कलर की पहचान हो जाती है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। यह नीला या काला क्या है, रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इस जांच को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है अथवा नहीं। इसके अवलोकन को तालिका 2.3 में अंकित कीजिए। अब हम लोग जैसे कार्बोहाइड्रेट की जांच किए उसी तरह जो है प्रोटीन की जांच करेंगे। प्रोटीन की जांच के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, यानी थोड़ी सी मात्रा लेना है। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट में थोड़ी सी मात्रा लेकर उसमें मंड या स्टार्च की मौजूदगी है कि नहीं, उसका रंग जो है काला और नीला हुआ है कि नहीं, उसकी उपस्थिति का पता लगाते हैं। उसी तरह प्रोटीन की जाँच करने के लिए हमको सब में से थोड़ी सी अल्प मात्रा लेंगे। जिस खाद्य पदार्थों का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की ज़रूरत। अगर मान लीजिए कोई सॉलिड है, कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे है वो सॉलिड है, तो उसको क्या करेंगे, पहले उसको पीस लेंगे या पीस कर चूर्ण बना लेंगे अथवा उसको पेस्ट बना लेंगे। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल देंगे। एक परख नली में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक परख नली में क्या है, जो चूर्ण है या पेस्ट बनाया गया उसको एक परख नली में डाला गया है। डालने के बाद क्या करना है, उसको डाल दीजिए और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। और उसमें क्या करना है, 10 बूंद जल डालकर उसको क्या करना है, अच्छी तरीके से मिला देना है। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट, जैसे मैंने ऊपर बताया था नीला थोथा कहते हैं उसको, CuSO4, कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का घोल डाल दीजिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट में भी हम लोग क्या डाले थे कि कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा का यूज हम लोग किए थे। उसको क्या करना है, इस परख नली में डाल देना है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट में परख नली को रख दीजिए। क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग ही जो है प्रोटीन की पहचान है। वो प्रोटीन की उपस्थिति को अब देखा जाए कि प्रोटीन पहचानने के लिए हमको क्या करेंगे, बैंगनी रंग
यानी बैगनी रंग अगर किसी खाद्य पदार्थों में आ रहा है, उसका कलर बैगनी रंग का हो रहा है, वायलेट कलर का हो रहा है, तो उसमें किसकी उपस्थिति है? प्रोटीन की उपस्थिति है। अब इसको हम लोग कैसे याद कर रखेंगे? क्योंकि प्रोटीन भी 3 वर्ड का है और बैगनी भी 3 वर्ड का है, इसके लास्ट में भी नो आ रहा है और इसके लास्ट में भी नो आ रहा है, यानी कि वैगनी। अगर किसी पदार्थ में वैगनी रंग दिख रहा है, इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। आगे हम लोग देखते हैं फैट जो है, फैट कैसे जांच करेंगे हम लोग? फैट की जांच के लिए अभी तक हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा अब फैट की जांच करेंगे। खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए, जैसे हम लोग दोनों में देखे हैं कि हाँ सब में से थोड़ी थोड़ी मात्रा लिए हैं। इसे कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। कूटना है, ध्यान रखें कि कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए, जैसे जो हम लोग लपेट के जो उसको कूट रहे हैं, तो उसको क्या करना है? अब सीधा कर लेना और ध्यान पूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं? अगर उस कागज पे तेल का धब्बा दिखाई देता है तो क्या है? उसमें वसा की मौजूदगी है। कागज को किसी प्रकाश स्रोत के सामने लाएं। अब उसको लाइट के सामने लाना है। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई दे रहा है? अगर हम उस कागज पे जो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आने वाला प्रकाश, क्या वो धुंधला दिखाई दे रहा है? अगर धुंधला दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें वसा की मौजूदगी है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति दिखाता है। ये जो कागज पर तेल का जो धब्बा है वो क्या दिखा रहा है? वो वसा की उपस्थिति दिखा रहा है, यानी कि जिसमें ऑयली हो, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये ऑयली पदार्थ है, इसका मतलब है कि उसमें फैट की मात्रा, वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा है। खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल को भी कुछ मात्रा हो सकती है। ऐसे में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए। जो भी पदार्थ है उसको क्या करना है? उस पदार्थ को कागज पर धीरे धीरे रगड़ना है। कुछ समय के लिए कागज को क्या करना है? सुखा देंगे। सुखा देने के बाद जो है, अब जो भी उसमें जल की मौजूदगी होगी वो ऑटोमेटिकली है कि वो सूख जाएगा। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा नहीं है। अगर तेल का धब्बा उसमें है, तेल का दाग है उसमें, इसका मतलब है कि उस खाद्य पदार्थ में वसा की मौजूदगी है। अब हम लोग देखते हैं तालिका 2.3 में वर्णित खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की जांच। जैसे कच्चा आलू। कच्चा आलू में चूंकि जब हम लोग इसको काटते हैं तो इसको देखते हैं कि ये जो है क्या आता है? काला और नीला रंग का होता है। इसका मतलब है कि खाद्य पदार्थों में क्या है? इसमें मंड की मौजूदगी है। उसी तरह मूंगफली में प्रोटीन की मौजूदगी है। आगे हम लोग देखेंगे, क्या किसी खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं? इसके लिए आप किसी खाद्य पदार्थों पर मंड, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण का अवलोकन करें कि इसमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अलावा अभी तो जो हम लोग बहुत आसानी से जो प्रयोगशाला में जो हम लोग इजी गोइंग में जो है करके देखे हैं, बहुत आसानी है प्रयोगशाला में इसका प्रयोग करना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का। इसके अलावा भी विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं, क्या उसमें उनकी मौजूदगी रहती है? विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? अलग अलग जो डाइट है वो हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? जैसे हम लोग ऊपर ही पढ़ा कि वो शरीर की वृद्धि के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए उसकी ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है? शरीर में ऊर्जा का प्रदान करना। शरीर में क्या चीज़ प्रदान करना? शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करती है। वसा में भी ऊर्जा मिलती है, वसा में भी ऊर्जा की मौजूदगी, लेकिन मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से क्या होती है? हमें अधिक एनर्जी प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। यानी कि एनर्जी गिविंग फूड कौन हो गया? हमारा फैट और कार्बोहाइड्रेट। मुख्य रूप से जो है कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, लेकिन यहाँ वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों को हम लोग देखेंगे कि ये क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है, ये एनर्जी देने वाला फूड है।
ये कौन सा फूड है? अगर कोई पूछे कि एनर्जी गिविंग फूड यानी ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है, तो वो हमारा वसा है और कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, जितने भी मोटे अनाज है, जितना भी मोटा अनाज आप लोग देख रहे हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, ये सब जितने भी मोटे अनाज है, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जितना भी ऑयली जो है हमारा, ये टोटल क्या है? हमारा ऑयली है। ये जितना भी ऑयली है, ये सब तैलीय है, तेलपक है, वो सब क्या है? हमारा वसा है। जैसे देख रहे हैं सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, नारियल तेल, सूरजमुखी का तेल, ये जितने भी सारी है, मूंगफली भी हमारा जो है वसा है। ये सारे क्या है? वसा के स्रोत हैं। आगे देखते हैं प्रोटीन हमारे दो तरह से होते हैं। एक पादप से भी आते हैं, यानी कि एक पेड़ पौधे से भी प्रोटीन हमें प्राप्त होता है, और दूसरा जीव जंतु से भी हमें प्राप्त होता है। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रोटीन जो है पादप से प्राप्त होने वाले, जितने भी हम लोग दाल खाते हैं, दाल में जो है जितने भी टाइप्स ऑफ दाल है, पल्स है, वो सारे, जैसे सोयाबीन का दाल हो गया, सोयाबीन हुआ, सोयाबीन में प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा मौजूद होती है। ऑलमोस्ट 45% से ऊपर, 46% से ऊपर होती है। राजमा हो गया, दाल हो गया, फिर तुअर हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, पीस जो हम लोग खाते हैं, इन सब में क्या है? प्रोटीन की मौजूदगी है। और जंतु में जो है जितने भी हम नॉनवेज खाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? उस सब में प्रोटीन की मौजूदगी होती है। आगे हम लोग देखते हैं, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए की जाती है। यानी कि प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है, ये सबसे अधिक प्रोटीन की किस लिए ज़रूरत होती है? हमारे शरीर की वृद्धि करने के लिए। अगर कहा जाए कि शरीर की वृद्धि में मुख्य भूमिका किसका है, तो वो है प्रोटीन का है। विटामिन क्या करते हैं? हमें रोगों से रक्षा करने के लिए उपयोग होते हैं। यानी कि हमने दो तीन चीज़ देखा, एक जो है वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये क्या होते हैं? ये गिविंग एनर्जी फूड होते हैं, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा। उसके बाद आ गए हम लोग प्रोटीन पे। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो है हमारा शरीर की वृद्धि करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए होता है। शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए क्या होता है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, विटामिन क्या होता है? विटामिन हमें रोगों से रक्षा करती है। हमारे शरीर को किससे रक्षा करती है? रोग से रक्षा करती है। जो भी हमारे शरीर में जो रोग वगैरह होता है, उसमें क्या होता है? विटामिन हमारी शरीर में जो विटामिन की जो मौजूदगी होती है, जो हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं, उनसे क्या करती है? वो रक्षा होती है। हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन का काफ़ी भागीदारी होती है। जैसे आँख के लिए जो है हम लोग गाजर खाते हैं, विटामिन ए की मौजूदगी होती है। उसी तरह जो है अलग अलग जो है हमारे शरीर में जो भी हड्डियाँ मजबूत करने के लिए भी विटामिन का बहुत सारा भूमिका है। दांतों में भी, मसूड़ों में भी स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं? विटामिन हमारी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। सबका जो है नाम भी होता है, जैसे विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी, विटामिन सी स्कार्बिकॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनिन। सबका नाम आप जो है बिल्कुल, मैं इसमें इत्मीनान से किसी दिन जो है दूसरे वीडियो में सबका नाम भी लिखा दूंगा विथ ट्रिक के साथ। विटामिनों के एक खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बिल्कुल, विटामिन वन, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, इस तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका समूह होता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है? हमारी त्वचा, स्किन को भी हेल्दी रखता है और आँख को भी रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कौन सा बढ़ाता है? विटामिन सी। विटामिन डी हमारी अस्थियों को जो है, हमारे हड्डियों को जो है मजबूत प्रदान करता है। जैसे दांतों के लिए जो है कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोज्य पदार्थ निम्नांकित चित्रों में दिखाया गया। जो नीचे जो हम लोग देख रहे हैं, वो अलग अलग विटामिन का सोर्स है। जैसे विटामिन ए का सोर्स देख लें, ये मछली का जो तेल होता है, वो विटामिन ए के सबसे अच्छा स्रोत है। दूध भी है, उसमें भी विटामिन ए का स्रोत है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? कैरोट में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? कैरोट में विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद पपीता देख रहे होंगे, आम देख रहे होंगे, सब में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी जितने भी हम लोग जो है
मोटे अनाज खा रहे हैं, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इस सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी रहती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन विटामिन बी के भी स्रोत हैं। यकृत, लीवर हो गया। उसके बाद हम लोग विटामिन सी, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें हम लोग विटामिन सी का प्रयोग होता है। जैसे मिर्ची हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, ये सारे खट्टे पदार्थों में क्या होते हैं, आंवला हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी के स्रोत कौन है, आंवला है। तो इस जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सब में विटामिन सी का मौजूदगी होती है। विटामिन डी देख रहे हैं, जैसे जितने भी नॉनवेज हम लोग हैं उसमें किसकी मौजूदगी होती है, विटामिन डी की मौजूदगी होती है। यानी कि अंडा हो गया, मछली हो गया, उसके बाद दूध में भी, मक्खन में भी, इसमें क्या पाता है, विटामिन डी की मौजूदगी होती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। यानी खनिज लवणों की आवश्यकता जो होती है थोड़ी बहुत मात्रा में होती है। ये खनिज लवण कौन कौन है, शरीर के उचित विकास यानी कि हमारे शरीर के डेवलपमेंट तथा हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। उदाहरण के लिए लौह तत्व तो हमारी सब्जियों विशेषकर पालक, मेथी तथा केला में पाया जाता है। आयरन की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है, हरी सब्जियों में भी होती है, केला में भी होती है, मेथी में भी होती है। इन सब में क्या होता है, आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। कैल्शियम दूध से हम लोग को प्राप्त होता है, दूध में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। उसके फॉस्फोरस एवं कैल्शियम मछली, अंडा इत्यादि से मिलते हैं। अगर को फॉस्फोरस तथा कैल्शियम लेना है तो उसमें किससे लेंगे हम लोग, मछली से लेंगे, अंडा से लेंगे इत्यादि से। नमक से क्या प्राप्त होता है हम लोग को, नमक से सोडियम तथा पोटेशियम। नमक से क्या प्राप्त होंगे, सोडियम और पोटेशियम प्राप्त होंगे। अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी तालिका 2.3 में अवलोकनों को लिखते समय इसको अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। कहने का मतलब चावल में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। मान लीजिए चावल में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन है। सबसे अधिक मौजूदगी किसकी है, कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को रुक्षांश यानी आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। बिल्कुल हमारे शरीर पोषकों के अलावा जितने भी हम लोग डाइट खा रहे हैं उसके अलावा क्या रुक्षांश की जो आहारी रेशा है तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हमारे खाने में रेशे की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश अन्न का चोकर तथा सब्जी का रेशा। अन्न का चोकर जो भी होता है, हम लोग चोकर फेंक देते हैं, चोकर को कभी नहीं फेंकना चाहिए, वो रुक्षांश के रूप में हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तथा सब्जी का रेशा, सब्जी में जो भी रेशा होता है वो मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न यानी कि अंकुरित जो भी हम लोग चना मूंग वगैरह फुला के जो खाते हैं वो, दाल हो गया, आलू हो गया, ताजे फल हो गया और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, कोई भी पोषक तत्व जो हमारे शरीर को प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह भोजन का आवश्यक अवयव है। रुक्षांश हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। जो रुक्षांश जो हम लोग खाते हैं जैसे अंकुरित दाल, आलू, ताजे फल, ये भी जो भी खाते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है, जो भोजन हमारे शरीर में पचता नहीं है उसको बड़े ही आसानी से क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कराने में हमारे शरीर को सहायता करता है। जल का मुख्य कार्य क्या है, वो भोजन में जो भी उपस्थित डाइट है, जो भी उपस्थित पोषक तत्व है उसको ऑब्जर्व करता है, उसको ऑब्जर्व कराने में हमारे बॉडी का हेल्प करता है। तो जल का क्या कार्य है, जो भी उपस्थित पोषक तत्व है उसको ऑब्जर्व करता है, उसको शोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा पसीने के साथ शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। यह क्या करता है, कुछ जो भी अवशिष्ट पदार्थ है, जो भी हमारे जो वेस्टेज हैं उसको क्या करता है, मूत्र के मार्ग से तथा पसीने के मार्ग से शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है अधिकांशतः वह हमें उन पदार्थों से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। बिल्कुल हमारे शरीर में जितने भी जो है, शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है
ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होती है, उन पदार्थों से प्राप्त होती है जो भी हम लोग पोषक तत्व खाते हैं, जो भी हम लोग पदार्थ खाते हैं, तो उसमें से भी जल की पूर्ति हो जाती है, जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। दोस्तों, ये अध्याय 2 का जो चैप्टर 2 है उसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है टोटल चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। सो थैंक यू।